आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण। हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ समझने वाली बात है कि जो हमें अभी तक पता है वो ये पता है कि जो प्रकाश है ना वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अगर हमारा प्रकाश इस दिशा में गतिमान है, यहाँ देखते हैं, एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर इस दिशा में प्रकाश गति कर रहा है तो उसका अगर वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र सदिश का जो कंपन होगा ऐसे होगा, प्रकाश की चाल के लंबवत, और चुंबकीय क्षेत्र का कंपन ऐसे कुछ होगा। ये भी क्या होगा, इसके लंबवत, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। अगर मैं बात करूँ हमारा क्या है, ये हमारा है, चलिए इसको और अच्छे से समझाया जा सकता है। हम लोग इसको डॉटेड लाइन यूज करके देख लेते हैं एक बार। आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से हमारा प्रकाश अगर इस दिशा में गतिमान है तो इसके साथ जो चुंबकीय और वैद्युत कंपन और जो चुंबकीय कंपन होता है एक दूसरे के लंबवत होता है और कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक का ही बना दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से क्लियरिटी आ जाएगी, बाकी आगे भी ऐसे ही होंगे। ये हमारा होता चुंबकीय का कंपन। आई थिंक ये कलर नहीं दिखेगा तो हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाइट ही ले लेता हूँ। ये कुछ ऐसे कंपन करेगा। ये हमारा हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यानी अगर प्रकाश हमारा इस दिशा में गति कर रहा है, अगर हमारा प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है तो हमारा क्या होगा, इधर हमारा वैद्युत तरंगे होंगी, इधर क्या होंगे, चुंबकीय तरंगे। पर इस चैप्टर में बात करेंगे वैद्युत तरंग सदिश के बारे में। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा प्रकाश इस दिशा में गतिमान है तो हमारा इसके साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी वैद्युत और चुंबकीय दोनों तरंगे साथ साथ कंपन करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, और जो भी ये गति कर रहे हैं ना ये एक दूसरे के लंबवत हैं और प्रकाश की गति के भी लंबवत हैं। पर ध्यान रखने वाली बात है जो हमारा यहाँ पे जो चुंबकीय जो वैद्युत कंपन सदिश है ना वो हर एक दिशा में इसे रोटेट करते हुए प्रकाश साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक हाइजेंस के बारे में, थोड़ा समझते हैं। हाइजन ने क्या बोला, हाइजन ने बोला कि जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में, अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश अगर इनकी बात करूँ, हाइजन ने क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की गई है, परंतु उक्त घटनाओं में कोई ऐसी घटना नहीं थी जिससे यह प्रूव हो कि जो प्रकाश है वो उसका अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य प्रकृति का है के विषय में कुछ भी प्रमाण नहीं मिल पाया। जो भी इन्होंने हाइजन ने एक्सप्लेन किया, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन की और व्यतिकरण की जो व्याख्या किया हाइजन ने, उससे कहीं से भी ये प्रूव नहीं होता है कि प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। तो हाइजन ने जब ये प्रूव नहीं कर पाया तो इन्होंने इसकी परिकल्पना ही त्याग दिया। उन्होंने सिंपल बोल दिया कि इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आइए बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं, बात करते हैं प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने के प्रायोगिक सत्यापन। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो हमारे पास ये प्रकाश सोर्स है जो उत्सर्जित कर रहा है प्रकाश, उससे क्या होगा। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ वैद्युत तरंगों के बारे में। इससे जो भी प्रकाश किरण निकल रहा है उससे जो तरंगे है ना वो हर इस प्रकाश के गति के लंबवत, अगर ये प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है इसके लंबवत इधर 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 हर एक दिशा में समान रूप से कंपन करते हैं। हर एक दिशा में क्या कर रहे हैं, समान रूप से कंपन कर रहे हैं। इससे एक चीज़ पता होता है कि जो है टूरमैन क्लिस्टर द्वारा प्रकाश के अनुदैर्ध्य प्रकृति का सत्यापन। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से सत्यापन हुआ। उसके बाद यूज किया गया फ्लोराइड, इसको बोलते हैं। अब इससे क्या हुआ, हमारा इसका जो एक्सिस है ना ये, इसके समांतर कंपन करने वाली सभी वैद्युत तरंगे क्या होती हैं, इससे पास हो जाएंगी, यहाँ से पास होगी, इस फ्लोराइड से पास हुई और यहाँ पे हमारे पास इस दिशा में अधिकतम तीव्रता वाले प्रकाश की किरण पाई गई। जब जो सभी दिशा में जा रहे थे वो सिर्फ एक दिशा में जा रहे हैं, इसके तल के समानांतर। अगर अब यहाँ पे दूसरा एक प्रयोग किया गया जिसमें प्रकाश किरण देखी गई क्या होगी, हर एक दिशा में कंपन कर रहा है, प्रकाश की गति के लंबवत हर एक दिशा में कंपन कर रहा है। इसका यूज किया गया फ्लोराइड का। अब हुआ क्या, इससे सिर्फ एक दिशा में कंपन होने लगा, पर इस अक्ष के समांतर जो भी कंपन था वो सीधा निकल गया।
बाकी सब कंपन को रोक दिया गया इसके मदद से। फिर जब इसको, अभी पहले ऐसे था पोलराइड, अब इसको ऐसे कर दिया गया, अब ऐसे करेगा तो सिर्फ वो प्रकाश किरण निकलेंगे जो इसके समानांतर हों। अब ऐसी कोई प्रकाश किरण थी नहीं जो निकले, पर ये वाले जो जा रहे थे ऐसे, उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको रोक लिया है, और सिर्फ यहाँ क्या निकली, 0। यहाँ पे न्यूनतम तीव्रता वाली प्रकाश की किरण पहुँचेगी। अब बात करते हैं, इससे एक सच्ची सत्यापन हो गया कि प्रकाश का जो प्रकृति है ना, वो क्या है, अनदैध प्रकृति है। यहाँ पे, या मैं इसको अनुप्रस्थ प्रकृति बोल सकते हो, यानी प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति का सत्यापन तो यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश। अगर मैं बात करूँ अध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रकाश अगर इस दिशा में गतिमान है, इसके लंबवत हर एक दिशा में प्रकाश किरण का कंपन होता है, हर एक दिशा में। तो ये जो हर एक दिशा में कंपन हो रहा है, आप इसको इस तरीके से देख लो। अगर हमारा प्रकाश किरण अंदर की तरफ गतिमान है, अंदर की तरफ, तो जो यहाँ पे वैद्युत तरंग है उसका कंपन क्या होगा, वो हर एक दिशा में होगा समान रूप से, पर इसके लंबवत हर एक दिशा में क्या होगा, कंपन होगा। इसको हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश तरंगे। बट अगर यहीं पे प्रकाश की किरण हम लोग किसी युक्ति की मदद से क्या करें, प्रकाश अंदर की तरफ जा रहा है और सिर्फ क्या हो, प्रकाश इसी दिशा में हो, सिर्फ इसी ही दिशा में कंपन कर पाए, इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। अभी तो हमारा अध्रुवित था और हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत सदिश का जो कंपन होता है प्रकाश के संचरण के दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सम्मित रूप से होता है। यहाँ देखिए, सभी दिशाओं में सम्मित रूप से होता है, क्योंकि जब प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं तो क्रिस्टल को घुमाने पर भी निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत सदिश का कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, परंतु ये सभी दिशाओं में सम्मित रूप से ना होकर केवल एक दिशा में होते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ध्रुवित प्रकाश। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक उदाहरण से, इस उदाहरण से हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का निरूपण। देखिए हमारा क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश हो गया जो समतल के प्रकाश के गतिमान की दिशा के लंबवत हर एक दिशा में क्या है, समान रूप से कंपन कर रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ एक दिशा में कंपन कर रहा है। ये क्या है, कागज के तल में ध्रुवित प्रकाश। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हमारा कागज के तल के लंबवत, अगर हमारा कागज तल है इसके लंबवत अगर मैं बात करूँ कैसे दिखाएंगे, अगर इसे तल में दिखाना तो हम इसे दिखाएंगे प्रकाश ध्रुवित ऐसे हो रहा है, पर अगर इस तल के लंबवत दिखाना तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, यानी कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा ऐसा, इस तरीके से जो है प्रकाश तरंगों का कंपन हो रहा होगा। इस चित्र में हमने देख लिया अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश किस तरीके से दिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल। इन दोनों में हम देखेंगे कि ध्रुवण तल और कंपन तल किस तरीके से होंगे। आइए बात करते हैं, अगर मैं बात करूं एक समतल लेता हूं, यहां देखिए, यहां पे हमारे पास प्रकाश एक बार इस, क्योंकि प्रकाश संचरण की दिशा क्या है, ओड है, यहाँ देखिए इस दिशा में प्रकाश संचरित कर रहा है। अगर इस दिशा में प्रकाश संचरित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जब वो अध्रुवित कंडीशन में रहा होगा तो क्या रहा होगा, हर एक दिशा में समान रूप से प्रकाश का कंपन हो रहा होगा, यानी हमारा वैद्युत तरंगों का कंपन सब दिशा में हो रहा होगा। अब क्या करते हैं, देखिए कंपन तल ABCD, और देखिए हमारा EH या EFGH जो हमारा है, इसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा है ध्रुवण तल। ध्यान रखिएगा हमारा क्या है, ध्रुवण तल है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल। अब ये हमारा हो गया ध्रुवण तल, और कंपन तल क्या होगा, इसके लंबवत है। तो यहाँ पे किसी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल वह तल है जिसमें प्रकाश की संचरण की दिशा एवं प्रकाश के कंपन अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों वैद्युत क्षेत्र के कंपन स्थित होते हैं, वो दिखाया गया है यहाँ पे चित्र में। इस तरीके से हमारा कंपन होगा। और यहाँ पे ध्रुवण तल के बारे में बात करूँ तो हमारा देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत स्थित वह तल है जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित होती है। यहाँ पर देखा ना प्रकाश संचरण की दिशा क्या हो रही है, सिर्फ एक दिशा में हो रही है। प्रकाश संचरण तो ओ डैश दिशा में जा रहा है, इस दिशा में प्रकाश जा रहा है, और हमारा जो वैद्युत तरंगे हैं वो इस दिशा में
कंपन कर रही हैं, और जो हमारा समतल है वो क्या है, इधर है, ध्रुव तल। ये इस तरीके से यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बोला गया है। ध्रुव तल कहलाता है उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित समतल ध्रुवित प्रकाश ध्रुव तल, यानी EFGH जो हमारा था वो क्या ध्रुव तल था, और ABCD क्या है हमारा, जिस दिशा में कंपन, जिस तल में कंपन कर रहा है हमारा वैद्युत तरंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर हमारा ये तो हमारा क्या हो गया, कंपन तल हो गया। तो अगर कंपन तल A है तो यानी प्रकाश की गति इधर रही होगी, तो जो हमारा ध्रुव तल होगा क्या होगा, इसके लंबवत होगा। लंबवत मतलब क्या, अगर ए वाला प्लेन है, दूसरा वाला प्लेन हमारा क्या होगा, जो ऐसे होगा, तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे ध्रुव तल को। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाश के ध्रुवण की विधियां। प्रकाश को ध्रुवित कई तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं एक विधि के बारे में बात करूं तो ये हमारा क्या है, जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाया जाता है तो जो प्रकाश किरणें अपवर्तित और परावर्तित दोनों होती हैं, तो यहाँ पे जो परावर्तित किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, वो पूर्णतया ध्रुवित हो जाती हैं। उसके लिए एक कंडीशन होती है कि उस एंगल पे प्रकाश को डाला जाता है, क्योंकि वो आंशिक रूप से भी ध्रुवित होती हैं और कंप्लीट रूप से भी ध्रुवित होती हैं। तो दोनों केसेस हैं। आइए देखिए, प्रकाश अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यदि समान मोटाई के कांच की बहुत सी प्लेटें को एक दूसरे के समानांतर एक के ऊपर एक रखते हैं तो इस प्रकार के प्रबंध को पट्टियापुंज कहते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की प्लेट पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर, ध्यान रखिए मैंने कहा था ना एक कोण जरूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण कोण। अगर ध्रुवण कोण होता है तो परावर्तन या परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाती हैं, साथ ही अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। ये जो हमारे अपवर्तित प्रकाश किरण है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होती हैं, जबकि जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो क्या होती हैं, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती हैं। परंतु यदि कांच की पट्टियां बहुत अधिक हों तो बार बार प्रकाश परावर्तन के व अपवर्तन होता रहता है तथा निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाती हैं। चित्र में यहाँ पे दिखाया गया। और इस कोण को IP को क्या बोलते हैं, IP को बोलते हैं ध्रुवण कोण। ध्यान रखिएगा, IP जिस कोण पे डाला जाता है, अगर इससे कोण कम या ज़्यादा हुआ तो जो परावर्तित किरण है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होंगी। तो IP हमारा क्या है, ध्रुवण कोण है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ध्रुवण कोण। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अब देखिए पोलराइड क्या है कि हमारी बहुत सस्ती विधि है जिससे हम क्या करते हैं, प्रकाश का ध्रुवण करते हैं। प्रकाश का ध्रुवण इसलिए जरूरी है कि प्रकाश जब किसी दिशा में गति करता है तो वहाँ से किसी भी सोर्स से, किसी बल्ब से जो प्रकाश की किरण निकलती हैं, अगर वो अध्रुवित हैं तो क्या करेंगे, हमारे आंखों को चकाचौंध कर देंगी। हम चाहते हैं कि एक ही दिशा में हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अब आप सोचिए अगर आप कार चला रहे हैं रात के टाइम, सामने वाली कोई गाड़ी आ रही है, वो जो लाइट डालती है ना, अगर वो ध्रुवित ना हो तो हम देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे जो हम लोग बैठते हैं सामने जो ग्लास लगा होता है, वो ग्लास ही हमारा क्या करता है, प्रकाश को ध्रुवित करता है। वैसे हमारा एक क्या है, पोलराइड एक हमारे पास एक सस्ती युक्ति है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को ध्रुवित करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने का एक सस्ती व्यवहारिक विधि है जो द्विवर्तता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को तैयार करने में के लिए कार्बन यौगिक हरपेथाइड या कुनेन के आइडोसल्फेट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर किसी विशेष विधि द्वारा फैला दिया जाता है जो सभी क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्षों के समांतर रहें, और एक क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो अपवर्तित किरणों को एक दूसरे के पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। अब बात करते हैं कार्यविधि की। ये हमारा इस तरीके की पोलराइड होता है। अब यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगे वो क्या होंगे, समतल ध्रुवित हो जाएंगे, यानी इसके क्या हो जाएंगे, समतल हो जाएंगी और इसी दिशा में ध्रुवित हो जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं, जब अध्रुवित प्रकाश की किरणें, ए वाली प्रकाश की किरणें पुंज किसी पोलराइड फिल्म में से गुजरती हैं तो फिल्म केवल उन घटकों को परगमित करती है। ध्यान रखने वाली बात है, जिसके विद्युत सदिश अणुओं की दिशा के समांतर अथवा पक्षबद्ध अणुओं के लंबवत दिशा के अनुदिश कंपन करती हैं, तथा यह फिल्म उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो ध्रुवण की दिशा के लंबवत अर्थात
पंक्तिबद्ध अणुओं की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं। इस प्रकार परगमित प्रकाश जो होंगे हमारे क्या होंगे, ध्रुवित हो जाएंगे, समतल ध्रुवित हो जाती हैं। अब फ्लोराइड भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे समानांतर और क्रासित फ्लोराइड। जो क्रासित फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, जो प्रकाश से निकलता है उसकी तीव्रता शून्य कर देता है, जबकि एक क्या करता है, समानांतर फ्लोराइड क्या करता है, ये हमारे प्रकाश की तीव्रता को आधा ही करता है। अब यहाँ एक बात देख लेते हैं दोनों चीज़ों के बारे में। यहाँ पे जब अध्रुवित प्रकाश की किरणें किसी पोलराइड फिल्म से गुजरती हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है, ठीक है ना। इन पोलराइड को घुमाने पर निर्गत तीव्रता स्थिर रहती है। अगर इस तरीके का हमारा, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे तो सारा कुछ दिया ही गया है, कोई ज़रूरत ही नहीं। निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए दूसरे फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। प्रथम फ्लोराइड के ध्रुवक तथा दूसरे फ्लोराइड को क्या बोलते हैं, विश्लेषक बोलते हैं, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग चेक करने वाले हैं प्रकाश ध्रुवित है कि नहीं है। जब दोनों फ्लोराइड को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो पहले फ्लोराइड द्वारा परगमित प्रकाश दूसरे फ्लोराइड द्वारा परगमित प्रकाश दूसरे फ्लोराइड द्वारा भी परगमित प्रकाश हो जाता है तथा परगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। हमने स्टार्टिंग में ही वो चीज़ देखा था। चलिए, यह समांतर व्यवस्था कहलाती है, चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए, जब दूसरे फ्लोराइड की स्थिति, अगर पहला फ्लोराइड हमारा ऐसे है, चलिए मैं बोलता हूँ अगर ऐसे है तो क्या करेगा, यहाँ जो अध्रुवित प्रकाश किरणें आएंगी वो उसको ऐसे निकाल देगा। पर अगर दूसरे को हम लोग ऐसे रख दे रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, अगर ऐसे रख दे रहे हैं तो प्रकाश किरण जो इधर जा रही है उसको ब्लॉक कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो जब हमको 90 डिग्री घुमा पे अगर इसको 90 डिग्री घुमा के रख दें तो जो बाहर निकलेंगी प्रकाश किरणें उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है, जैसा प्रतिबिंब चित्र बी में दिखाया गया है। अब बात करते हैं तीव्रता के बारे में। जल्द अगर मैं जानकारी दूं फ्लोराइड का उपयोग क्या है तो बहुत सारे उपयोग हैं, एक एक करके देख लेते हैं। फ्लोराइड का उपयोग चिकनी सतहों जैसे भीगी सड़कों, मोटर गाड़ी की सतहें आदि से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि प्रकाश अगर कहीं पड़ा तो जी, अगर आप पास जो हमारे पास समतल दर्पण होता है उससे अगर मैं प्रकाश किरणें आए और कहीं आपको आँख पे डाला जाए तो आप चकाचौंध हो जाओगे। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग फ्लोराइड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, फ्लोराइड का उपयोग रात में सामने से आने वाले वाहनों की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। इसके लिए वाहनों की मोटर चालक के सामने विंड स्क्रीन तथा कार के हेडलाइट पर कवर फ्लोराइड लगाए जाते हैं। उपयोग बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूँ सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म कणों को देखने के लिए फ्लोराइड लगे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोराइड का उपयोग धातुओं के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन करने तथा क्रिस्टल के विश्लेषण में भी होता है। इसकी सहायता से त्रिविमीय चित्र 3D पिक्चर को भी देखा जा सकता है। अब बादलों के फोटो खींचने हेतु कैमरे में आगे फ्लोराइड लगाया जाता है, जिससे बादल के स्वच्छ फोटो प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोराइड का उपयोग धूप के चश्मे में प्रयोग किया था, जिससे क्या हमारी तीव्रता घट जाए। अगर मैं बात करूँ बहुत धूप है, दोपहर का टाइम है, तो हमारे पास सनग्लास आते हैं ना। सनग्लास का काम क्या है, सनग्लास में ही क्या लगा होता है, फ्लोराइड लगा होता है, जो क्या करता है, तीव्रता कम कर देता है और हमें क्या होता है, एकदम अच्छा मौसम दिखता है चश्मा लगाने के बाद। बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ने वाले जिससे हम लोग आगे क्वेश्चन भी कर पाएँ। देखिए, फ्लोराइड की सहायता से हम क्या करते हैं, ध्रुवित, अध्रुवित और आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश की पहचान की जाती है, करते ही हैं, सिंपल सी बात है। प्रकाश की पहचान करने हेतु प्रकाश को फ्लोराइड में से प्रवेश कराकर निम्न क्रियाविधि करके प्रकाश की पहचान की जाती है। यदि फ्लोराइड का एक चक्कर पूरा घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फ्लोराइड पर आपतित प्रकाश अध्रुवित होगा। अगर पूरा एक चक्कर लगा के फिर वहीं से ला दें, अगर प्रकाश की तीव्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, प्रकाश अध्रुवित है। यदि एक चक्कर पूर्ण करने पर तीव्रता का मान में परिवर्तन होता है परंतु तीव्रता शून्य नहीं होती है तो प्रकाश क्या आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। यदि एक चक्कर पूर्ण करने पर तीव्रता 2 बार अधिकतम और तथा शून्य होती है तो प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है। अब ये कैसे होगा हम आगे चल के इसको बताएंगे एग्जाम्पल से। देखो, एक हमारा क्या है, मेलस का नियम है। मेलस ने क्या बोला, जब किसी ध्रुवक यानी पोलराइजर से आने वाली पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है कॉस स्क्वायर थीटा के
अनुक्रमानुपाती होता है जहाँ पे थीटा क्या है, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक से आपतित प्रकाश की वैद्युत वेक्टर के बीच का कोण होता है, इसे बोलते हैं मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या है, मैं सिंपल बोलते हैं जो आने वाली प्रकाश की तीव्रता होगी वो प्रारंभिक तीव्रता और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं विशेष स्थितियाँ। अगर हमारे पास I इक्वल टू क्या था हमारा, अगर I इक्वल टू हमारा है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो या 180 हो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब ध्रुवक व विश्लेषक समांतर हो, ध्रुवक और विश्लेषक दोनों क्या समांतर हो, उस कंडीशन क्या होगा, I हमारा क्या हो जाएगा I नॉट, अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ हमारा क्या होगा I नॉट के बराबर होगी, और वैसे कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, तो हमारा I के ही बराबर होगा। यह ध्रुवक और विश्लेषक को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए, 90 पे थीटा को 90 डिग्री पर रखा जाए, तो क्या होगा, अगर ध्रुवक हमारा ऐसा है, पोलराइटर ऐसे है, तो क्या होगा, हमारा तीव्रता शून्य हो जाएगी, क्योंकि क्या लगाएंगे, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हमारा क्या होगा, तीव्रता शून्य हो जाएगी। यदि ध्रुवक नहीं है अर्थात विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश अध्रुवित है, तो क्या लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन में अध्रुवित प्रकाश, अगर हमारा यदि ध्रुवक नहीं है अर्थात विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश अध्रुवित है, तो क्या होगा, बस हाफ हो जाती है इंटेंसिटी उसकी, इन तीव्रता क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया गया है कि एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड का ध्रुवण दिशा से कितने कोण पे है, थीटा इक्वल टू दिया है हमारे पास 45 डिग्री यानी 45 डिग्री कोण पे है, पर गिरता है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, शुरुआत वाली तीव्रता I नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो हो जाएगा आपका I नॉट बाई 2, तो यानी जो तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 50% कम हो जाएगी।